हाँ, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी जो पीछे वाले जो अपने एपिसोड आ रहे थे वहां हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वहां तक पढ़ लिया। अब हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर जैसे ही एक सिंगल पोलन ग्रेन ले लिया, इसके विभिन्न भागों को नामांकित कर दिया। अब जैसे डेवलपमेंट शुरू होगा तो सबसे पहले यूं कहेंगे कि इस केंद्रीय भाग के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे, और उसमें से क्या होगा कि जैसे इसका न्यूक्लियस जो है वो परिधि की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, न्यूक्लियस किसकी तरफ आ जाएगा, परिधि की तरफ आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म भी या कोशिका द्रव्य भी परिधि की तरफ आ जाएगा। छोटी छोटी क्या बन जाएगी, इसमें वैक्यूल से बन जाएगी, रिक्तकाएं बन जाएगी, और जो न्यूक्लियस है वो परिधि की तरफ स्थानांतरित होना एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर इनके जीन स्ट्रक्चर के द्वारा क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तो दूसरा डायग्राम जैसे हम यूं देखते हैं कि जैसे नामांकन बार बार नहीं करेंगे, ये एक इसमें वैक्यूल बन गई, और ये साइटोप्लाज्म इसके परिधीय भाग की तरफ सेंटर में नहीं बनाएंगे। ये खास बात होगी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है परिधि की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, और न्यूक्लियस जो होगा ये एगुणित है, तो एगुणित होने के कारण इसमें अब कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होने से पहले इसमें एक स्पाइंडल या तंतु का निर्माण हो जाएगा। जिन पे क्रोमोसोम आके क्या हो जाएंगे, विन्यासित हो जाएंगे, इसको बोल देंगे स्पाइंडल। ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा बना होगा, और ये इसकी वैक्यूल होगी, रिक्तिका होगी, ये परिधीय भाग की तरफ साइटोप्लाज्म हो गया, बी नंबर डायग्राम हो गया अपना। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही इसका जो न्यूक्लियस है समसूत्री विभाजन करके ये दो केंद्रकों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। दो केंद्रक में, जिसमें एक केंद्र का आकार में बड़ा होगा और एक केंद्र का आकार में छोटा होगा। तो तीसरा जो अपना डायग्राम आएगा इसमें यूं, बड़ा जो केंद्रक होगा वो केंद्रीय भाग की तरफ बनेगा, और जो छोटा जो केंद्रक होगा वो परिधीय भाग की तरफ बनेगा, और साइटोप्लाज्म परिधि की तरफ होगा, और छोटी छोटी इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, वैक्यूलें बन जाएगी। तो जैसे ही पोलन ग्रैंड के न्यूक्लियस में समसूत्री माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होते ही एक न्यूक्लियस कितने में बन गया, दो न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। जो बड़ा न्यूक्लियस है वो केंद्रीय भाग की तरफ कहलाता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। और परिधीय भाग की तरफ जो न्यूक्लियस है उसको जेनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्र। तो समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए। बड़ा जो केंद्रक है वो पोलन ग्रैंड के केंद्रीय भाग की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, इकाई केंद्रक बोल देंगे या ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरा जो छोटा केंद्रक है वो परिधि की तरफ रह जाएगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद में जो 3 नंबर जो डायग्राम कंप्लीट हुआ, 4 नंबर जो आएगा उसके अंदर हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इसका निर्माण हो गया सेल वॉल का, और साइटोप्लाज्म भी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ केंद्रित हो जाएगा। जेनरेटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, इसको बोल देंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये सेल वॉल बन गई, कोशिका भित्ति, और ये सेल अब कहलाएगी जेनरेटिव सेल। और इसके अंदर जो केंद्रक है उसको बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्र।
तो पोलन ग्रेन के अंदर दो केंद्रक बने, दो केंद्रक बनने के बाद में जेनरेटिव न्यूक्लियस जो प्रीति की तरफ था उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो गया। कोशिका द्रव्य एकत्रित होने के बाद में धीरे धीरे उनके चारों तरफ क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। सेल वॉल बनते ही ये अपने आप में एक अलग सेल्स का निर्माण हो गया। इस सेल को बोलते हैं हम जनरेटिव सेल, और ये सेल वॉल, ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। शेष जो भाग है पोलन ग्रेन का वो वेजिटेटिव सेल्स कहलाएगा, और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो विद्यमान जो केंद्रक है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल देंगे। तो ये कोशिका द्रव्य है, प्रीतिय भाग की तरफ गिरा और वैक्यूल भी बनी हुई है पहले से, छोटी छोटी वैक्यूल बन जाएगी। अब ये सेल क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। इसके बाद में जो अपना आगे डायग्राम आएगा 4 नंबर हो गया ये। दूसरा जो अब यू बनाएंगे, अब ये जो सेल वॉल है धीरे धीरे संकीर्ण होना शुरू होगी और प्रीतिय भाग से दूर हटना शुरू होगी, जिससे गुंबदाकार स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। ऐसे गुंबदनुमा बन जाएगी और इसके बीच में न्यूक्लियस है और ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, आकार में बड़ा बनाएंगे। साइटोप्लाज्म को प्रीति की तरफ आप रखेंगे, वैक्यूल्स भी प्रीति की तरफ रखेंगे और इनको नामांकन करते हैं तो यहीं से कर देते हैं, जैसे वेजिटेटिव सेल्स है तो ये भाग क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल्स। फिर आता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये रहा अपना वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद में आती है सेल वॉल, तो सेल वॉल ये रही, प्रीतिय भाग से धीरे धीरे, पहले तो ये अर्धचंद्राकार थी, धीरे धीरे इसकी सेल वॉल यहां से उठनी शुरू हुई और कैसी स्ट्रक्चर बन गई, मुग्धाकार स्ट्रक्चर बन गई, ये सेल वॉल होगी। अब ये जो अपनी सेल है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल्स। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। अंत में क्या होगा कि ये जो सेल वॉल है धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुई, मुग्धाकार संरचना होगी, जनरेटिव सेल्स धीरे धीरे प्रीति से दूर हटना शुरू हुई और अंत में ये प्रीतिय भाग को छोड़ के और इसके अंदर अपने आप को एक स्वतंत्र सेल का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये गोलाकार इस बार सेल बना देंगे अपने, और इसमें ये न्यूक्लियस दिखा दिया। अब ये तो कहलाती है वेजिटेटिव सेल, ये कहलाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये कहलाएगी जनरेटिव सेल्स और ये कहलाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो पोलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई है। एक सेल को बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, और दूसरी सेल को बोलेंगे हम जनरेटिव सेल्स। तो दोबारा यहां से डेवलपमेंट और देख लेते हैं। सिंगल पोलन ग्रेन लिया, पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका बोलते हैं, प्रथम कोशिका बोलते हैं। इसी कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होने से पूर्व, न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होने से पूर्व कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे। वो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्म है वो प्रीतिय भाग की तरफ क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और प्रीतिय भाग की तरफ क्या बनने शुरू हो जाएगी, वैक्यूल या रिक्तिका बन जाएगी, जिसके अंदर सेल भरा रहेगा। और जो न्यूक्लियस है वो प्रीति की तरफ स्थानांतरित होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी विकसित हो जाएगी और स्पेंडल या तर्कु का निर्माण हो जाएगा। ये जो तर्कु बनते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बन गए और इनके क्रोमोसोम्स क्या हो गए, विन्यासित हो गए। इसके बाद में धीरे धीरे ये जो स्पेंडल या तर्कु है 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे एक आकार में बड़ा न्यूक्लियस और दूसरा केंद्रक आकार में छोटा। बड़ा न्यूक्लियस है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो पोलन ग्रेन के केंद्रीय भाग में, दूसरा जो छोटा न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, जो पोलन ग्रेन के किस भाग पे होगा, प्रीतिय भाग की तरफ होगा और वैक्यूल्स वगैरह बन जाएंगे, रिक्तिकाएं बन जाएंगी। इसके बाद में हमने कहा कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो केंद्रीय सेंट्रल पार्ट्स के अंदर है,
वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रीतिय भाग की तरफ है। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। कोशिका द्रव्य एकत्रित होने के बाद में धीरे धीरे इनके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाएगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। सेल वॉल का निर्माण होने के कारण ये स्वतंत्र सेल्स कहलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। और शेष जो संरचना है वो कौन सी सेल कहलाती है, वेजिटेटिव सेल्स, और जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे जनरेटिव सेल जो है इसकी सेल वॉल ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी या प्रीति से केंद्रीय भाग की तरफ उठनी शुरू होगी और मुकुटाकार संरचना का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। और इस सेल को भी वही जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल्स। इसके बाद में धीरे धीरे जनरेटिव सेल्स प्रीतिय भाग से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पृथक हो जाएगी। पृथक होने के बाद में इसके चारों तरफ इसकी स्वतंत्र सेल वॉल बन जाती है और ये सेल क्या कहलाएगी, जनरेटिव सेल। और इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो यहाँ जो दो प्रकार की कोशिकाएं बनी है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इनमें कायिक कोशिका आकार में बड़ी है और जनन कोशिका आकार में क्या है, छोटी है। अब दोनों जो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स में जो परिवर्तन होगा वो ऐसे होगा। वेजिटेटिव सेल्स में देखते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो अनियमित आकृति का हो जाएगा, ऐसे स्टार शेप या कोई भी आकृति बना दी, अनियमित आकृति का, और उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल बड़ा है। दूसरी जो जनरेटिव सेल्स है वो कर्मी रूपी हो जाएगी, वर्मीफॉर्म टाइप की हो जाएगी, ऐसे। और इसमें ये इसका न्यूक्लियस भी। तो ये कौन सा सेल होगी, वेजिटेटिव सेल। ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया, जनरेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये सेल कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। और ये इसके अंदर क्या हो गया, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब हम दोनों सेल्स के बारे में बताएंगे, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। कायिक जो कोशिका है वो आकार में बड़ी है और इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो गोलाकार आकृति का था। कैसे आकृति का था, गोलाकार आकृति का था। धीरे धीरे ये कैसी आकृति धारण कर लेता है, अनियमित आकृति धारण कर लेगा। एक जनरल सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, ईआर है, आरएनए है, घुलनशील प्रोटीन है, कणीय प्रोटीन है, सभी प्रकार के पदार्थ इसके वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाए जाएंगे और सभी प्रकार के कोशिकांग भी इसमें पाए जाएंगे वेजिटेटिव सेल में। और सिर्फ परिवर्तन किसमें हुआ है कि इसका जो गोलाकार न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे कैसी आकृति बना ली, अनियमित आकृति की। दूसरी बात करेंगे जनरेटिव सेल्स की। जनरेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स की तुलना में आकार में छोटी है और ये खास तौर से कैसी आकृति धारण कर लेगी, कर्मी रूपी या वर्मीफॉर्म आकृति धारण कर लेगी। एक जनरल सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, वो कोशिकाएं भी जनरेटिव सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। पर वेजिटेटिव सेल्स की तुलना में इनमें ये पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। खास तौर से वेजिटेटिव सेल्स है, इसमें आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण करने वाले एंजाइम्स की मात्रा ज्यादा होगी। जनरेटिव सेल्स के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करने वाले और आरएनए की मात्रा कम होगी। जैसे यहाँ पे हम बात करें ईआर की, तो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर रफ ईआर ज्यादा होगी। खुरदरी जो होती है उसपे राइबोसोम होते हैं जो आगे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे। जनरेटिव सेल्स के अंदर स्मूथ ईआर होगी पर रफ ईआर की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस सेल्स को आगे सिर्फ रिप्रोडक्शन या जनन प्रक्रिया में भाग लेना है, गैमीट्स का निर्माण करना है, युग्मक का निर्माण करना है। इसलिए इसके अंदर कार्बनिक खाद्य पदार्थों की मात्रा कम होगी, क्योंकि ये जनरेटिव सेल्स ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, लाइट होगी, हल्की होगी। तभी ये आगे पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स के रूप में क्या करेगी, गति कर सकेगी। और यहाँ पे जो खास तौर से जनरेटिव सेल्स का जो आकार कर्मी रूपी बताया गया, ये कर्मी रूपी आकार जब ये पोलन ग्रेन यहां से
स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पे गिरेगा और जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। उस पोलन ट्यूब के अंदर गति को सरल बनाने के लिए जनरेटिव सेल्स का आकार कैसा हो जाता है, कर्मी रूपी हो जाता है। तो यहां ये अपना पूरा एक जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसको संक्षिप्त में ब्रीफ में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे छोटा क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, तो उत्तर आता है अपना पोलन ग्रेन। एक वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कितने कोशिकीय होता है, 2 सेल स्टेज होता है। कितने कोशिकीय अवस्था होता है, 2 कोशिकीय, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। अब वापस फर्दर पीछे की तरफ बात करते हैं अपने किसकी, जैसे टीएस ऑफ एंथर हमने पढ़ा, प्राक कोश की अनुप्रस्थ काल। एक परिपक्व लघु बीजाणु धानी के अंदर जब सफुटन होगा तो उससे जो पोलन ग्रेन जो उसमें बने हैं टेट्राड या चतुष्टक के रूप में, तो डिसेंस या सफुटन के दौरान वो टेट्राड या चतुष्टक के रूप में भी नहीं निकलेगी। और अगर वो चतुष्टक किसी कारणवश जैसे उसका कैलेज नामक हाइड्रोलाइजिक एंजाइम्स के द्वारा अपघटित हो गया है तो वो सिंगल पोलन ग्रेन में बंट गए तो पोलन ग्रेन भी नहीं निकलेंगे। तो जब पूरी तरह से लघु बीजाणु धानी परिपक्व हो जाएगी तो उससे आमतौर पे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 80% के आसपास पोलन ग्रेन लघु बीजाणु धानी से कितनी कोशिकीय अवस्था के रूप में सफुटन के द्वारा बाहर निकलता है, 2 सेल स्टेज। ये 2 सेल स्टेज भी आगे चल के यहां जैसे ये स्टिग्मा होगी वर्तिकाग्र, इस पे आके गिरेगा वर्तिकाग्र पे आके पोलिनेशन या परागण की क्रिया को क्या करवाएगा, संपन्न करवाएगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एक परिपक्व बीजाणु धानी से नर युग्मकोद्भिद की कौन सी अवस्था सफुटन के दौरान आमतौर पे बाहर निष्कासित होती है, तो कौन सी कोशिका होती है, कौन सी स्टेज होगी, 2 सेल स्टेज, वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट जिसमें जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स से 2 कोशिकीय अवस्था के रूप में क्या होता है, बाहर निकलेगा। पोलन ग्रेन के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, क्वाड्रेट टेट्राड या चतुष्टक के रूप में भी बाहर नहीं निकलेगा। ये जरूरी नहीं है कि निकलेगा, नहीं निकल सकते हैं, पर मोस्टली हम क्या बताएंगे, 2 सेल स्टेज के रूप में ही एक मैच्योर एंथर का क्या होता है, सफुटन होता है। इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा डिसेंस ऑफ एंथर, प्राक कोश का सफुटन, वो यहीं पे करवा देते हैं, थोड़ा सा इनको रफ कर दिया। 4 प्रकार का सफुटन हो जाएगा अपना, जैसे ये बाइलोब्ड द्विपाली वाला एंथर है। तो सबसे पहले जैसे हम एक बोलते हैं अनुप्रस्थ सफुटन। अनुप्रस्थ सफुटन में क्या होगा कि जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, योजी हो गया, ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया, लोब हो गई। इस लोब की अक्ष की लंबाई के अनुप्रस्थ जैसे यहां से कट बन जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अनुप्रस्थ विभाजन से एंथर या एक मैच्योर प्राक कोश का क्या हो सकता है, सफुटन हो सकता है। दूसरा एक और आता है पोरी या छिद्र में। पोरी या छिद्र में की बात आती है तो इसके शीर्ष भाग पे छोटे छोटे 1-2 पोर्स या क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। जैसे सी ट्यूब देते हैं ऐसे 4 लेने लिखा बना दिए ट्यूब कर देते हैं, ये पोर्स दिखा दिए, ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। जैसे धतूरे के अंदर जो एंथर या जो प्राक कोश है उसका सफुटन किस प्रकार का होता है, छिद्र में सफुटन हो गया। अगर इसकी कैप को यूं अनुप्रस्थ काटते हैं यानी इसकी लंबाई के अनुप्रस्थ काटे तो वो कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स डिसेक्शन हो गया, अनुप्रस्थ सफुटन हो गया। फिर एक आता है कपाटीय सफुटन। कपाटीय सफुटन का अर्थ होता है कि लोब जो होगी इस लोब के ऊपर कपाट बन जाएंगे, ऐसे बराबर में क्या बन जाएंगे, यूं बना सकते हैं। कपाट बनते यहां से इनसे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कपाटीय सफुटन हो गया, छिद्र में सफुटन हो गया, अनुप्रस्थ सफुटन हो गया। एक लंबोत होता है। लंबोत की बात करें तो ये योजी अंदर की तरफ धंस जाएगा और दोनों लोब क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी
और इनकी ये जो बीतियां है, योजी की तरफ की बीतियां, यहां से पोलन ग्रैंड क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो कितने प्रकार के सपुटन हो गए, 4 प्रकार के सपुटन हो गए। अनुप्रस्थ सपुटन हो गया, छिद्रमय सपुटन हो गया, कपाटीय हो गया, और एक कौन सा हो गया अपना लंबवत सपुटन। ये सपुटन हो गया। इनके बाद में हम जैसे ये मेल गैमेटोफाइट हो गया, 2 सेल स्टेज। नेक्स्ट जो अपना एपिसोड आएगा वो आएगा कि ये पोलन ग्रैंड स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद में इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, पोलन ट्यूब या परागनली का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसमें हमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रैंड का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।